सोर्स डी पढ़ते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल के माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के रक्षा के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ज़रूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका उनके इस स्टेटमेंट से ही उपज हुआ था। उन्होंने जो कहा वो कुछ इस तरह से था। मुझे ये कहने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही कि अगर परमानेंट कम्युनल सेटलमेंट के तौर पर इंडियन मुस्लिम के उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपना कल्चर और परंपरा के अनुसार फुल एंड फ्री डेवलपमेंट का अधिकार दिया जाए तो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। हर एक ग्रुप को अपने तरीके से फ्री डेवलपमेंट का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी नैरो कम्युनलिज्म की भावना से नहीं निकला है। जो कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए दुर्भावना रखता है वो नीच और अधम है। मैं दूसरे समुदायों यानी कि कम्युनिटीज़ के रीति रिवाज, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों में के अनुसार ये मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थल को भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं इस कम्युनल ग्रुप को प्यार करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का सोर्स है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य और विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है। और इस तरह की मेरी अंदर की जो चेतना है उसमें पूरे अतीत को एक लिविंग ऑपरेटिव फैक्टर के रूप में समा दिया है। ऐसे में अपने हायर एस्पेक्ट में कम्युनलिज्म भारत जैसे देश के अंदर एक निर्माण का पार्ट है। यूरोपियन देशों की तरह भारतीय समाज की यूनिट्स टेरिटोरियल में बटी हुई नहीं है। भारत के कम्युनल ग्रुप्स को मान्यता दिए बिना ये यूरोपियन डेमोक्रेसी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इंडिया के अंदर एक मुस्लिम इंडिया की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव सच्चे नेशनलिज्म की भावना के अगेंस्ट है, क्योंकि वो मानता है कि नेशन वर्ड का मतलब एक ऐसे यूनिवर्सल अमालगमेशन से जिसमें किसी भी कम्युनल एंटिटी यानी कि इकाई, एक माप को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत रेशियल एंड रिलीजियस वैरायटी वाला देश है। इसी में आप ये बात भी जोड़ दिए कि मुस्लिम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन पर भारी कर्जे हैं, ख़ास तौर से पंजाब में और कई प्रोविंस में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरल्स को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। फिगर 11 देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक अर्ली 20th सेंचुरी की प्रिंट है ये। ध्यान से देखिए कि सिंबल ऑफ यूनिटी से वो घिरे हुए हैं। प्रिंट के चारों ओर अलग अलग धर्म के पवित्र स्थान यानी कि मंदिर, चर्च, मस्जिद देख सकते हैं। नेशनलिज्म भी फीलिंग तब पनपती है तब निकलती है जब लोग ये महसूस करने लगे कि वो एक ही नेशन के पार्ट है। जब वो एक दूसरे को यूनिटी के एक सूत्र में बांधने वाली कोई बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन नेशन लोगों के दिमाग में एक अच्छे यानी का रूप कैसे लेता है। अलग अलग कम्युनिटीज़ ने कलेक्टिंग बिलोंगिंग का जो भाव है, जो फीलिंग है, वो कैसे डेवलप किया। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन की ये भावना यूनाइटेड स्ट्रगल्स के चलते पैदा हुई। इनके अलावा बहुत सारी कल्चरल प्रोसेसेस भी थी जिनके ज़रिए नेशनलिज्म लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। हिस्ट्री और फिक्शन, फोकलोर यानी कि लोक कथा और सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स सभी ने नेशनलिज्म को साकार करने में अपना अपना योगदान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में देखी जा सकती है। चैप्टर 1 की हम बात करें तो
इससे लोगों को एक ऐसी इमेज बनाने में मदद मिलती है जिसके जरिए वो नेशन को पहचान सकते हैं। 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की इमेज का रूप लेने लगी। ये इमेज पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपनी नॉवेल आनंद मठ में शामिल कर लिया। ये सॉन्ग बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की फेमस इमेज को बनाया। फिगर 12 में आप देख सकते हैं उसे। इस पेंटिंग में भारत माता को एक एसेटिक फिगर यानी कि एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वो शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस पेंटिंग को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो अलग अलग कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की इमेज डिफरेंट फॉर्म लेती गई। इस मदर फिगर के प्रति डिवोशन यानी कि श्रद्धा को नेशनलिज्म में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इंडियन फोकलोर यानी कि लोक कथाओं को रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19th सेंचुरी के आखिर में नेशनलिस्ट ने बर्ड्स यानी कि भाट और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वो लोकगीत और लेजेंड्स को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारे उस ट्रेडिशनल कल्चर की सही तस्वीर पेश करती हैं जो आउटसाइड फोर्स के प्रभाव से करप्ट और डैमेज हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने पास्ट में गौर का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, नर्सरी राइम्स और मीत को इकट्ठा करने निकल पड़े। फिगर 12 में आप देख सकते हैं भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर 1905। ध्यान से देखें कि यहाँ दिखाई गई मदर फिगर शिक्षा, फूड एंड क्लोथिंग दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी का गुण है। अपने रवि वर्मा की तरह अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप करने की कोशिश की है जिसे सच्चे अर्थ में इंडियन यानी कि भारतीय माना जा सकता है। फिगर 13 में जवाहरलाल नेहरू अ पॉपुलर प्रिंट। इस प्रिंट में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को दिल के पास रखे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट में नेशनलिस्ट लीडर्स को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की इमेजिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फॉलोअर्स ऑफ साउदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक मैसिव कलेक्शन 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं नेशनल लिटरेचर होती है। ये लोगों के असली विचारों और विशेषताओं के सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा, नेशनलिस्ट लीडर्स लोगों को एकजुट करने और उनमें नेशनलिज्म की भावना भरने के लिए इस तरह के सिंबल्स और आइकॉन्स के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रोविंस का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू और मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन करता एक आधा चंद्र दिखाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके बीच में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो सेल्फ हेल्प का आइकॉन था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का सिंबल था। हिस्ट्री की पुनर्व्याख्या नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करने का एक और साधन थी।
19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते बहुत सारे इंडियंस ने यह महसूस किया कि नेशन के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए इंडियन हिस्ट्री को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में इंडियंस पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी ग्रेट अचीवमेंट्स की खोज में पास्ट की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसॉफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड अच्छी तरह से चल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का टाइम आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस नेशनलिस्ट हिस्ट्री में रीडर्स को हिस्ट्री में इंडिया की महानता और अचीवमेंट्स पर गर्व करने और ब्रिटिश रूल के तहत दुर्दशा से आज़ाद करने के लिए स्ट्रगल का रास्ता अपनाने का आह्वान किया गया।